स्वागत चैनल के सदा के सामने मौजूद चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के 150 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज अंबेडकर सम्मान मार्च पूरे देश भर के अंदर निकाला जाएगा। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बीच नीतीश कुमार की पार्टी अमित शाह पर फायर हो गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कह दिया कुछ ऐसा जो आज तक कोई नेता नहीं बोल पाया था। दोस्तों बताएंगे उनके बयान के बाद फिर से एक नया बीजेपी के द्वारा विवाद खड़ा किया जाएगा और क्या भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली है अपना मुख्यमंत्री। बताएंगे अचानक से रात में ताबड़तोड़ बैठक की गई है। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठ फैला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोगों ने सोशल मीडिया पर पकड़ लिया है। दोस्तों इसी के साथ में मोहन भागवत के खिलाफ एक के बाद एक कई सारे शंकराचार्य मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों बताएंगे बड़े बड़े धार्मिक लोगों ने जोरदार तरीके से आरएसएस के प्रमुख को लगाई है फटकार। बताएंगे कौन से मामले को लेकर छिड़ा है नया विवाद। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जय भीम जय भारत का नारा ही देश का असली नारा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन और बदलाव से ही बदलेगी देश की सूरत लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इस पूरे सप्ताह को कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंबेडकर सम्मान सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान किए जाने के बाद अमित शाह को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने का फैसला लिया था और इसका अब धीरे धीरे करके कार्यक्रम भी लॉन्च किया जा रहा है। 22 और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने पूरे देश भर के अंदर भाजपाइयों की पोल खोली है। दोस्तों 150 के आसपास कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश भर के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें पवन खेड़ा से लेकर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट और तमाम बड़े प्रवक्ता मैदान में उतरे और कई जगह तो प्रदेश अध्यक्षों ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह और भाजपा की मानसिकता वाली विचारधारा को जोरदार फटकार लगाई है। दोस्तों इस बीच 150 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अंबेडकर सम्मान मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान किया था, यानी आज पूरे देश भर के अंदर अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा। जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में उतरने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है। दोस्तों कितना बड़ा होता है ये मार्च। अगर आप भी मानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में देश भर के अंदर सभी लोगों को जो संविधान के प्रेमी है उनको मैदान में उतरना चाहिए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी अमित शाह को माफी मंगवाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके इतर भी अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने अमित शाह को आखिरकार फटकार लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्ट फटकार तो नहीं लगाई गई है, लेकिन कुछ दिनों पहले अमित शाह बिहार आए थे, तब उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा था कि क्या आप लोग आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे? आप लोगों का अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर बातचीत की जाएगी और उसके बाद आगे तय किया जाएगा। कुल मिलाकर अमित शाह ने नीतीश कुमार को एक तरफा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने से मना कर दिया है। दोस्तों जैसे ही ये जानकारी भाजपा के द्वारा दी गई उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरीके से अब बीजेपी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड की ओर से अपने चुनाव प्रचार का पहला पोस्टर जारी किया गया और पहले पोस्टर में ही भाजपाइयों की नींद उड़ा दी गई है। दोस्तों एक तरीके से अमित शाह को जोरदार फटकार लगाई गई है। जनता दल यूनाइटेड ने पहला नारा दिया है चुनाव का, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यानी बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में बिना किसी इफ वट के कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों 2025 के चुनाव प्रचार से पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से ये मैसेजिंग की गई है और इस मैसेज का सीधा असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। अमित शाह जो सोच रहे थे कि एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को भी अलग थलग कर दिया जाएगा और बाद में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बन जाएगा, उस पूरे अभियान पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है दोस्तों और ये नारा दे दिया है जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को फटकार लगाते हुए नारा जारी किया गया है दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में 2025 में फिर से नीतीश कुमार इस तरीके के पोस्टर जारी किए गए हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है 26 और 27 तारीख को बेलगावी के अंदर अपना वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बेलगावी को इसलिए चुना है क्योंकि 1924 के बाद से 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100 साल के बाद फिर अपने पुराने क्लेवर में लौट सकती है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बेलगावी को लेकर जोरदार तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर बेलगावी में तैयारियां जो देखी जा रही है उसमें ज्यादातर फोकस कांग्रेस पार्टी का संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर है और इसीलिए 26 और 27 तारीख को होने वाले अधिवेशन काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और क्या कांग्रेस पार्टी नए तरीके से अपने आप को बदल कर लेकर आएगी। साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के परभनी के अंदर संविधान की प्रतिकृति क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के मद्देनजर सोमवार को आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने साफ शब्दों में ये बातें कही है दोस्तों और ये भाजपाइयों को परेशान करने वाली बातें हैं। अगर आप भी मानते हैं राहुल गांधी ने सही मोर्चा खोला हुआ है दोस्तों और भाजपाइयों को घुटनों पर लाकर रहेंगे राहुल गांधी, क्योंकि मनुस्मृति वर्सेस संविधान का ये पूरा मामला बना दिया गया है। जो लोग मनुस्मृति के साथ खड़े हैं वो लोग भाजपा के साथ खड़े हैं और जो लोग संविधान के साथ खड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। ये एक रूपरेखा तय की जा रही है दोस्तों, यही एक लाइन खींची जा रही है जिसके कारण भाजपाई बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को उड़ीसा के सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी आह्वान किया गया है। अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उड़ीसा के अंदर एक बड़ा आंदोलन
देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अचानक से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। इसके बाद चर्चा चल रही है कि राजस्थान के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। दोस्तों कारण यह है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की थी। उसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए बुलाया गया है। क्या राजस्थान में फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी होने जा रही है? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मनुस्मृति में आस्था रखने वाले लोगों ने उनको मार दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साफ शब्दों में लकीर खींची गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती भारतीय जनता पार्टी के सांसद 5 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी प्राप्त करके बाहर निकल गए हैं। यानी इतने दिनों तक उनको अस्पताल में रखा गया था। क्या 5 दिनों तक अस्पताल में रखने लायक उनका चोट था या फिर जानबूझकर राजनीतिक ड्रामा करने के लिए पूरा एक प्रायोजन किया गया था? आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी फिर से विवाद में आ गए हैं। दोस्तों मनोज तिवारी की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कह रहे हैं कि संविधान बनाने वालों ने पी रखी थी, यानी संविधान बनाने वालों ने नशा कर रखा था। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों जब लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप के बारे में और डिटेल में जानकारी निकालनी शुरू की तो पता चला कि भाजपाई जानबूझकर 9 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को संविधान विरोधी साबित किया जा सके। और दिल्ली के चुनाव क्योंकि नजदीक आ गए हैं तो मनोज तिवारी जो कई बार मीडिया के सामने सिसक कर रोने लगते हैं कि राजनीति में हमको जनता के हित की बात करनी चाहिए, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, आज खुद गंदी राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो वो भी मात्र 9 सेकंड का उठाकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। जब आप पूरा वीडियो अरविंद केजरीवाल का सुनेंगे दोस्तों तो उसमें वो पार्टियों के संविधान के बारे में ये टिप्पणियां कर रहे हैं। यानी हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है जिसके हिसाब से पार्टियां चलाई जाती है। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन सबके अलग अलग तरीके के संविधान है और इन्हीं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी संविधान पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी को जब ये लोगों ने बता दिया कि आप फेक दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं कहा है, आप झूठ फैला रहे हैं, इसके बावजूद ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है। दोस्तों जानबूझकर इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी भी बीजेपी के फेक न्यूज फैलाने वाली फैक्ट्री का हिस्सा है तो अपनी राय जरूर लिखता है। मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी को जवाब देते हुए कहा था कि मनोज तिवारी जी सांसद हो, थोड़ी तो शर्म करो, झूठ ट्वीट कर रहे हो, सस्ते ट्रोलर्स जैसे बर्ताव करना बंद करो, अपनी नहीं तो कम से कम सांसद के पद की तो इज्जत करो। यही देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको सांसद का उम्मीदवार बनाया था और जनता ने जिसको सांसद बना दिया वो खुलकर इस तरीके से फेक दावा कर रहा है। और उससे बुरी बात यह है कि जब पता चल चुका है कि ये फेक दावा है, अरविंद केजरीवाल ने कभी भी भारत के संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है, इसके बावजूद पोस्ट डिलीट नहीं किया गया है। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सार्वजनिक रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कई बातें कही है। दोस्तों अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार को मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भागवत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें सत्ता चाहिए तब वे मंदिर बनाने की बातें करते हैं, मंदिर के बारे में बात करते हैं, जब उनके पास सत्ता है तो वो मंदिर की तलाश न करने की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके की राजनीति आरएसएस के लोगों ने शुरू की थी दोस्तों, भाजपा के लोगों ने शुरू की थी, अब उसी राजनीति के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत लॉजिकल बयान भी दे रहे हैं तभी उनका विरोध हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना ये भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है और अब मोहन भागवत ने बातें तो सही करी है लेकिन मोहन भागवत को ये बातें शोभा नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि पूरी जिंदगी मोहन भागवत मंदिर मस्जिद की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस को कई सारे मामले में इन्वॉल्व रखा है दोस्तों। ऐसे में जब अपने मेन एजेंडे से हटना चाहती है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी तो फिर उसका जोरदार तरीके से विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि अगर हिंसा की राजनीति करोगे तो घूम फिर कर वो हिंसा तुम्हारे ऊपर ही आने वाली है। कुल मिलाकर आरएसएस के लोग खुद के ट्रैप में फंस रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कई और संगठन उभर कर सामने आएंगे जो आरएसएस को हिंदू विरोधी बताकर उसको साइडलाइन कर देंगे तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित की गई नई संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। सुनिश्चित किया जाएगा इस संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अध्यक्षता पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी करेंगे। लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्यों को इस बार जेपीसी में जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं किस तरीके का बहस होता है। साथ साथ डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के बेलगावी में होने वाले सेशन को लेकर होने वाले अधिवेशन को लेकर कहा है कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है यहाँ से ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं डीके शिव कुमार ने। देखते हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक जब होगी तो कौन से बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के संबल में हुई हिंसा के प्रमुख आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गुहार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन ली है। दोस्तों उनकी याचिका पर 2 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ में उन्होंने अपनी याचिका में गिरफ्तारी से रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों सूत्रों के अनुसार संबल की पुलिस उनकी अर्जी
अर्जी का विरोध करेगी। पुलिस उनके खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करने की चेष्टा करने वाली है। इसी के साथ में पॉपकॉर्न को लेकर जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया है काफी हास्यास्पद है दोस्तों। अगर आप लोगों ने कभी पॉपकॉर्न खरीदा और उसके अंदर नमक और स्पाइसेस मिले हुए हैं यानी मसाले मिले हुए हैं तो 5% का जीएसटी लगेगा बिना किसी ब्रांडिंग के है तो। और अगर वो पैकेजिंग है, लेबल्ड है, उस पर कोई ब्रांडिंग है तो 12% जीएसटी लगेगा। और कैरामेल पॉपकॉर्न होगा तो 18% का जीएसटी लगेगा। और यही अभी हाल फिलहाल के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को टैक्स के चपेट में लाया जा रहा है दोस्तों। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को लेकर केवल टैक्स और टैक्स ही नजर आता है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शरणार्थियों को जगह दे रहे हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं और फ्लैट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, दिल्ली में उनको सुविधाएं दे रहे हैं। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आने वाले रोहिंग्या को दिल्ली में लाती है और दिल्ली वालों के हक ईडब्ल्यूएस के फ्लैट, दिल्ली वालों के हक की सुविधा उन्हें दे देती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्या ना ले ले। दिल्ली सरकार को शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश पारित किया है दोस्तों कि किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को नहीं बसाने देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक सुविधा किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोहिंग्या को नहीं देने देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के लोग दिल्ली में उठा रहे थे लेकिन आम आदमी पार्टी ने उल्टा उन्हीं को घेर लिया है दोस्तों। इस पर कोई भी बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे पा रहा, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। साथ साथ नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे थे जहां पर मोदी कुवैत में जाकर लोगों को देखकर कहते हैं कि यहाँ कुवैत के अंदर मिनी हिंदुस्तान बसा हुआ है। यानी कुवैत के अंदर मुस्लिमों की आबादी को भी देखकर मोदी कहते हैं कि मिनी हिंदुस्तान है, जबकि देश में मिनी पाकिस्तान बताने की कोशिश भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं दोस्तों। कई बार आपने भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द के इस्तेमाल को देखा होगा। यानी भारत के अंदर जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है बीजेपी की नजर में वो कुवैत में जाकर मिनी हिंदुस्तान बन जाता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरीके के दोहरे मापदंड वाले लोगों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा जो अपनी सुविधा के अनुसार बयान देते रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के एमएलसी तिनमार मलाना ने तेलंगाना पुलिस का अपमान करने के लिए पुष्पा 2 फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुल मिलाकर तेलंगाना के अंदर अल्लू अर्जुन और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्या कांग्रेस पार्टी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर उनको किसी दूसरी चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक एक्टर या सेलिब्रिटी के पीछे कांग्रेस पार्टी पड़ेगी तो इससे उन्हीं का नुकसान होगा। साथ साथ मनोज तिवारी ने केजरीवाल के 12 साल पुराने वीडियो को काट छाट कर शेयर किया है और उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की है। मोहम्मद जुबैर की ओर से भी, ऑल्ट न्यूज की ओर से भी पूरे मामले पर फैक्ट चेक किया गया है दोस्तों और भाजपाई झूठ फैला रहे हैं, ये खुलकर समझ में आ गया है। साथ साथ ओवैसी हाजिर हो जय फिलिस्तीन बोलने के मामले को लेकर ओवैसी को नोटिस जारी किया गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से लोकसभा के सांसद ओवैसी को उत्तर प्रदेश के स्थित बरेली की एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले को लेकर ओवैसी के खिलाफ बरेली की कोर्ट ने नोटिस भेजा है दोस्तों। ओवैसी पर संवैधानिक और कानूनी मान्यता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। हालांकि मामले में ज्यादा दम नहीं है दोस्तों, केवल फेम और लाइमलाइट पाने के लिए इस तरीके की याचिका दाखिल की जाती है। इसी के साथ में वीर सवैया महासभा ने कानूनी एक्शन की मांग की है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सीटी रवि के द्वारा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मंत्री और वीर सेवाई कम्युनिटी से आने वाली लक्ष्मण हेबालकर को लेकर बोला गया था, उसके बाद अब पूरा समाज एक साथ आ गया है दोस्तों। वीर सवैया महासभा की ओर से आयोजन के बाद कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी की सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सजा मिलनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर क्या आने वाले दिनों के अंदर जोरदार खेला होगा। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन तो बन गया, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को अलग थलग कर दिया गया और उप मुख्यमंत्री का पोस्ट केवल नाम मात्र के लिए, खाना पूर्ति के लिए दिया गया और छोटे मोटे मंत्रालय उनको दिए गए, उसके बाद से अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बहुत कोशिश की लेकिन उनको वो सब नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद कर रहे थे। 15 दिनों के बाद तो विभाग का विभाजन हुआ और किन मंत्रियों को कौन सी विभाग दिए गए हैं इसे लेकर डिटेल में जानकारी आई, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया है दोस्तों, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है अजित पवार को, यानी अजित पवार को शिंदे से ज्यादा वैल्यू दे रही है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। साथ साथ आप क्या मानते हैं दोस्तों, जिस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिस तरीके से पोर्टफोलियो मिले हैं, क्या शिंदे ज्यादा दिन तक बीजेपी की सरकार में छोटे प्रोफाइल के नेता बनकर रह पाएंगे? सांसद मोहन भागवत के बयान पर स्वामी चक्रपाणी बोले, कहा मोहन भागवत पर उम्र या जिहादियों का असर हो रहा है, जिहादियों का प्रभाव हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो खुलकर आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये कट्टरता और ज्यादा राजनीति में देखने को मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि हिंसा की राजनीति करने के कारण बार बार हर जगह से हिंसा सुनाई देने लगती है और उसके बाद में हिंसा बढ़ती चली जाती है, जिससे सभी लोगों का नुकसान होता है दोस्तों। इसीलिए हिंसा और भेदभाव और लोगों के अपमान की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हाईकोर्ट में नकाब से चेहरा ढककर आई मुस्लिम महिला वकील, जज ने हटाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद जज ने एक नई तारीख दे दी है, देखते हैं नई तारीख पर फिर भी क्या वो उसी तरीके से पहुंचेंगे जिसका विरोध जजों ने जाहिर किया है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। आपकी क्या राय है, कौन सही है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं
हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। एनडीए के घटक दलों के चुप्पी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड से लेकर तेलुगु देशम पार्टी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मौन समर्थन किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जेडीयू खुलकर नहीं बोल रही तो बीजेपी को मौन रूप से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक और बड़ा परिवर्तन करने वाली है और एक नया अध्यक्ष बनाने वाली है। पार्टी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों उन्होंने बंटी पाटिल को अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है और महाराष्ट्र में आज से ये लागू हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नए रूप रंग में दिखाई देने वाली है। साथ साथ दोस्तों विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सुनियोजित और नापाक जीत की कोशिश कर रही है और ये गंभीर चिंता का विषय है। स्टालिन ने कई दिनों के बाद फिर से भारत के एक मामले को लेकर भाजपा की सरकार को घेरा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नित्य कांग्रेस सरकार के तहत लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि उसने पारदर्शिता को खत्म करने के लिए चुनाव संचालन नियम के बिना सोचे समझे संशोधन किया है। दोस्तों स्टालिन ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर हमले का मुकाबला करने के लिए कहा है। दोस्तों जिस तरीके से चुनाव को लेकर नियम पलटे गए हैं उसके बाद से डीएमके के नेता एम के स्टालिन ने कहा है कि ये गलत तरीके से काम किया जा रहा है और गलत तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को एकजुट होने के लिए अपील की गई है। देखते हैं कौन कौन सी पार्टी एकजुट होकर विरोध करती है दोस्तों, क्योंकि चुनाव की निष्पक्षता सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ साथ देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में मोहन भागवत के बयान पर अब कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोहन भागवत का बयान आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस का काम करने का तरीका आजादी के वक्त जितना खतरनाक था उससे भी ज्यादा खतरनाक अब हो चुका है। यदि मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाकर नेतागिरी करना गलत है तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे नेता को उनके संघ संरक्षण क्यों देता है। क्या आरएसएस बीजेपी में मोहन भागवत की बात कोई नहीं मानता? ये सवाल है जिसका जवाब मोहन भागवत और भाजपा के लोगों को देना है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ हैदराबाद की पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिर से समन भेजा है। पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान 4 दिसंबर को एक महिला की मौत हो गई थी। इस संबंध में अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अब जेल में भी जा चुके हैं। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी दोस्तों। कुल मिलाकर ये मामला अभी भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी को इतना ज्यादा आना पड़ता है दोस्तों कि उनको अपने ही लोगों को पोस्ट से हटाना पड़ा। अमित शाह पर सवाल खड़ा करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यानी भाजपा और अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल ने उल्टा अमित शाह से सवाल पूछे जाने वाले व्यक्ति को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कई बड़े नेताओं को कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। राष्ट्रीय लोक दल जो अपने टाइम में एक आजाद पार्टी के तौर पर होती थी, आजाद विचार उनके होते थे, जो मन करता था वो बयान देते थे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर अपने प्रवक्ता को उनको हटाना पड़ा है दोस्तों। जरूर अमित शाह ने दबाव बनाया होगा। आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एक से बढ़कर एक नेताओं को मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार जो 7 सांसद बीजेपी के चुनाव जीते थे उनमें से 6 को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, लेकिन इन सबको अब विधानसभा के चुनाव में हाई प्रोफाइल नेता के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सारे हाई प्रोफाइल नेताओं की लिस्ट बना रही है। उन सबको विधानसभा चुनाव लड़वाकर एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने पेश करना चाहती है दोस्तों। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? साथ साथ मंत्रियों के कामकाज को लेकर सख्त हो गई बीजेपी नेतृत्व ने दी फाइनल वार्निंग। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष नीतीश कुमार की सरकार में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश जारी किया है। प्रभारी मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वो जिले के दौरे पर जाते हैं तो पार्टी के जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात नहीं करते, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को भी सूचना नहीं देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हिसाब से जाते हैं और किसी से मिलकर आ जाते हैं। कार्यकर्ताओं से किनारा कर लिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में बिहार के अंदर आपस में जोरदार फूट है। ये बात खुलकर और सामने आ गई है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा। इसी के साथ में एनडीए में सीएम का चेहरा कौन होगा, 2025 का चुनाव कौन जीतेगा, इसे लेकर फिर से प्रेडिक्शन करने लगे हैं। पीके 2024 के लोकसभा चुनाव में दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को अब 2 बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। यानी पूरी तरीके से गलत साबित हो गए थे पीके प्रशांत किशोर, फिर वो उपचुनाव भी लड़े और खुद चुनाव भी हार गई उनकी पार्टी। अब एक बार फिर से प्रेडिक्शन करने लगे और कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जन स्वराज पार्टी इससे ज्यादा बेहतर कुछ उम्मीद नहीं कर रही है। अगर नीतीश कुमार का चेहरा होता है तो हमारी पार्टी को फायदा होगा, जन स्वराज को फायदा होगा। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो 20 सीटें भी जनता दल यूनाइटेड जीत नहीं पाएगी। पीके ने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन गए हैं, कोई कंधा उन्हें उठाने को तैयार नहीं है। 244 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें मिलेगी, आधी सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलेगी। और अगर मात्र 20 सीटें जीतने की स्थिति में है जनता दल यूनाइटेड, जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, तो मतलब 100 से ज्यादा सीटें तो अकेले जनता दल यूनाइटेड हारने वाली है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम
सीटें अपने गठबंधन के साथ मिलकर मिलेंगे दोस्तों, यानी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तब जाकर 100 के आंकड़े के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच सकता है। ये जो दावा किया गया उसके अनुसार तो सरकार बनाना तो लगभग असंभव है और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि क्या राज्य के अंदर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर मानकर चल रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में अमित शाह को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी बोली, कहा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर इसी तरीके की कोई टिप्पणी राहुल गांधी या विपक्ष के नेता के खिलाफ की गई होती तो क्या इसी तरीके कार्रवाई की गई होती। साथ साथ दोस्तों 54 साल के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए लोग पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर लोगों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, जहां पर महाराज यशवीर सिंह के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। हिंदू समाज के लोग जैसे ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों की बारिश करनी शुरू कर दी, स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के कपाट खोले गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए दोस्तों। यानी ये बात तो तय है कि समाज में किसी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कौन अपने मंदिर में क्या पूजा कर रहा है या मस्जिद में क्या कुछ कर रहा है। कुछ लोग आते हैं जो समाज में आपस में विद्वेष फैलाकर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मुस्लिम भाइयों ने एकदम सही किया है और इससे हर समाज के लोगों को सीख लेनी चाहिए तो अपनी राय जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।